से स्टार्ट किया था। फंडामेंटल में करेक्टर सेट क्या होता है ये समझ में आ गया। उसके बाद दूसरा हमने कमेंट पढ़ा था। करेक्टर सेट का मतलब होता है कौन कौन से करेक्टर्स हैं जो हम अपने प्रोग्राम में टाइप कर सकते हैं या आउटपुट में दिखा सकते हैं। पाइथन में यूनिकोड करेक्टर सेट यूज होता है। यूनिकोड करेक्टर सेट सबसे लेटेस्ट जो वर्जन है उसका, उसमें अराउंड 1.5 लाख करेक्टर्स होते हैं जो यूज करे जा सकते हैं प्रोग्राम के अंदर। उसके बाद कमेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। कमेंट का कॉन्सेप्ट कहता है कि आप अपने प्रोग्राम में जो भी लिख रहे हैं उसको आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसके बारे में बता सकते हैं, सो डैट कल को जब उस कोड को आप ही पढ़ेंगे दोबारा या कोई और पढ़ेगा तो वो कोड जल्दी इरेटेबल हो जाएगा। पहला तरीका ये हो सकता था कि आप उस कोड को टेक्निकल वे में पढ़ें समझें, वो थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। और अगर एक लेमन टर्म में डिस्क्राइब कर दिया जाए कोड के लिए प्रोग्राम के अंदर ही, तो कोड को समझने में समय कम लगता है। तो इसीलिए बेस्ट प्रैक्टिस रखी जाती है कि आप जब भी कोड बनाएंगे अपना कमेंट लिखेंगे। पाइथन में कमेंट एक ही होता है, सिंगल लाइन कमेंट, जिसको हम हैश प्रीफिक्स के साथ लिखते हैं। तो कहीं भी अगर पाइथन प्रोग्राम में हैश के साथ कुछ आप लिखेंगे तो वो हमारा कमेंट कंसीडर होगा और उसका एग्जीक्यूशन नहीं होता है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट फंडामेंटल की बात करते हैं। नेक्स्ट फंडामेंटल क्या है उसको समझते हैं। अब अगर मान लीजिए हम इंग्लिश लैंग्वेज को सीखते हैं, तो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर सीखने के लिए हमें इंग्लिश की ग्रामर आनी चाहिए। ग्रामर हमें ये बताएगी कहाँ पर हैज लगाना है, कहाँ हैव लगाना है, कहाँ फर्स्ट फॉर्म लगी, कहाँ सेकंड फॉर्म लगी, आईएनजी कहाँ लगाना है। ठीक है। तो ये हमें इंग्लिश की ग्रामर से पता चल जाता है। लेकिन इंग्लिश की ग्रामर भी हमारी तब समझ में आएगी जब हमें पहले वर्ड्स पता हो। अब हमें यही नहीं पता इज क्या होता है और आर क्या होता है, वास क्या होता है, बिल क्या होता है ना, हमें यही नहीं पता। तो फिर आप इंग्लिश की जो ग्रामर है उसको भी जब पढ़ रहे होंगे तो समझ में तो वो फिर नहीं आएगी। भाई वहां पर लिखा है यहाँ पर हैज लगाना चाहिए, यहाँ पर हैव लगाना चाहिए। अब आपको उनके मीनिंग ही नहीं पता है, या तो रट लो या फिर पहले मीनिंग समझ लो कि इनका मीनिंग क्या होता है। तो आपको इंग्लिश सीखने के लिए कुछ इंग्लिश के जो वर्ड्स होते हैं उनकी पहले नॉलेज होनी चाहिए, है ना। इंग्लिश के वर्ड्स में जैसे एक वर्ड हो गया इज, एक हो गया वाज, आर, हैज, हैव। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनको पहले आपको समझना होगा इंग्लिश के अंदर, है ना। और हर वर्ड का पहले से ही एक मीनिंग है। अगर हम हिंदी में डिस्कस करें तो इंग्लिश को अगर हम हिंदी में देखें तो इसका मीनिंग होता है। ऐसे ही किसी दूसरी लैंग्वेज में कुछ और होता होगा, तीसरी लैंग्वेज में कुछ और होता होगा, चौथी लैंग्वेज में कुछ और होता होगा। ये तो नहीं है ना कि यूनिवर्सली इसका मतलब है ही होता है, ये तो इंडिया में होता है। चाइना वाले इसका मतलब है थोड़ी मानते होंगे, वो अपना कुछ और मानते होंगे। तो हर कंट्री के हिसाब से अलग अलग होता होगा ये, है ना। तो अब ऐसे ही जितने भी वर्ड्स हैं इन सब के मीनिंग अगर हम हिंदी में देखें तो कुछ ना कुछ होंगे, तो अलग अलग लैंग्वेज में भी कुछ ना कुछ होंगे। तो इन वर्ड्स के कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, वोकैबलरी। शॉर्ट में वोकैब कह देते हैं या वोकैबलरी पूरा बोल दो। शब्द कोश, है ना, जहाँ पर शब्द रखे होते हैं, वर्ड्स रखे होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, वोकैबलरी कहते हैं। तो पहले हमें वोकैबलरी आनी चाहिए।
ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि आपको कंप्लीट वोकेबलरी पहले आनी चाहिए तभी आप इंग्लिश पढ़ पाएंगे। आपको एटलीस्ट कुछ तो आना चाहिए, तभी तो आप आगे बढ़ पाएंगे। अब आप बोल रहे हैं सर मुझे तो कुछ नहीं आता, तो फिर आप ग्रामर भी नहीं समझ पाओगे। जब ग्रामर नहीं समझ पाओगे तो वो आप ना इंग्लिश लिख पाओगे, ना लिखी हुई समझ पाओगे। बोलना एक अलग प्रोसेस होता है ना। वो प्रैक्टिस और आपके एनवायरनमेंट पे डिपेंड करेगा, है ना। तो अब हम सब लोग हिंदी जानते हैं, बोलते हैं। छोटा बच्चा समझता नहीं है बट बोल लेता है। ऐसे ही आप यूएस में जाएंगे तो छोटे बच्चे इंग्लिश बोलते होंगे, समझ में आए ना आए बट बोल तो लेते ही हैं। तो बोलने का अलग प्रोसेस होता है जो कि प्रैक्टिस से और एनवायरनमेंट से आता है। समझना सीखा जाता है कि वो क्या है। बहरहाल, तो अब हम वोकेबलरी की बात कर रहे हैं इंग्लिश के अंदर। तो ये जो वोकेबलरी है, इसमें जितने भी वर्ड्स हैं, हर वर्ड का हिंदी के लिए एक मीनिंग है। हम लोग उस मीनिंग को बदल नहीं सकते हैं। अगर आप बोले नहीं मैं तो इसका मतलब था रखूंगा, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। जो मीनिंग पहले से बनाकर दे दिया गया है उसी के साथ आप आगे पढ़ेंगे इंग्लिश। या तो इंग्लिश मत पढ़ो, या फिर जो बताया जा रहा है उसको मानना पड़ेगा आपके लिए। ठीक है। क्या आप कोई नया वर्ड ऐड कर सकते हैं कि मैंने इंग्लिश में एक नया वर्ड ऐड कर दिया जिसका मीनिंग ये होगा? आप ऐसा भी नहीं कर सकते। जो पहले से वोकेबलरी दे दी गई है इंग्लिश की, उन्हीं को आपको मानना होगा, क्योंकि सब लोग वही मान रहे हैं। अब आप कोई नया वर्ड अपने आप बनाकर ऐड कर दो तो बाकी लोगों को कैसे पता चलेगा? तो सर ये बताओ, फिर ये जो वोकेबलरी है इसको, ये तो अलग ही क्वेश्चन हो गया फिर। इसमें नया वर्ड कौन ऐड करता होगा? हम और आप लोग तो पढ़ने वाले हो गए, कोई तो बनाता भी होगा। या नेचुरल है, जब प्रकृति बनी थी, बिग बैंग थ्योरी हुई थी, तो क्या उस समय ये सब था? शायद नहीं होगा। तो इंसानों ने बनाया ये सब तो इंसानों ने बनाया, कौन सा वो इंसान था जिसने ये वोकेबलरी बनाई? तो कोई भी चीज अगर कोई इंसान करता है तो वो ये समझता है कि मैं इस अर्थ पर कब तक सरवाइव करूंगा। एक लाइफ होती है उसकी, 80 साल, 90 साल, 100 साल, 150 साल। तो वो क्या करता है, चीजों को किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जोड़ देता है। ठीक है। वो ऑर्गेनाइजेशन चलती रहती है। अब जैसे अब पॉलिटिकल पार्टी की बात करो, मान लीजिए बीजेपी हो गई, कांग्रेस हो गई, XYZ पार्टी हो गई। लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, पार्टी चल रही है। तो इसी तरह से किसी इंसान ने अगर कोई चीज बनाई होती है तो वो उस चीज को किसी न किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ जोड़ देता है, क्योंकि लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, चीज चलती रहेगी। कैसे? क्योंकि वो एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ जोड़ दी गई है। उस ऑर्गेनाइजेशन में जो भी लोग आएंगे चलते रहेंगे। पाइथन की बात कर लो, पाइथन पढ़ रहे हो, पाइथन को बनाने वाले, इनका नाम है यूडो वैन रॉसम। इन्होंने पाइथन को बनाया, ये पाइथन के क्रिएटर हैं। तो अब इन्हें नहीं पता कि कब तक ये रहेंगे दुनिया में। जब ये चले जाएंगे दुनिया से तो पाइथन को कौन देखेगा फिर? ये वो चीज तो है नहीं कि इनहेरिट कर दी जाएगी और इनकी अगली जनरेशन देखेगी। अगली जनरेशन को इनकी प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट होगा कि इन्होंने कितना कमाया, वो मिल जाए बस। इन्होंने पाइथन बनाई, उसको मेंटेन करे इनकी अगली जनरेशन, शायद ये रेडी ना हो अगली जनरेशन इनकी। ये तो जिम्मेदारी वाला काम हो गया ना एक। तो इन्हें पता है ये बात कि जब मैं नहीं रहूंगा तो पाइथन चलनी चाहिए। तो इन्होंने क्या करा, एक ऑर्गेनाइजेशन खुद बनाई, PSF, पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। उस ऑर्गेनाइजेशन में जो भी आएगा वो पाइथन को मेंटेन करेगा। तो हम और आप लोग को अगर आज पाइथन का सेटअप चाहिए तो इनसे थोड़ी बात करते हैं, लाओ सेटअप दे दो। इन्होंने क्या बोला है कि मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन बना दी है, PSF पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। उसकी वेबसाइट है www.python.org। वहां पे जाओ, वहां मिल जाएगा सेटअप, डाउनलोड करके ले आओ। तो कल को पाइथन अपडेट कौन करेगा? PSF जो ऑर्गेनाइजेशन है वो। उसके अंदर जो लोग आएंगे वो करेंगे, और उनके उसके अंदर जो लोग हैं परमानेंट थोड़ा ना आते रहेंगे जाते रहेंगे, उसके CEO बदलते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं।
तो अब वापस से क्वेश्चन हमारा वही आ गया कि इंग्लिश लैंग्वेज को किसने बनाया। तो हमने कहा इंसान का नाम तो शायद हमें नहीं पता किसने बनाया होगा, लेकिन अगर हम देखें वर्ल्ड वाइड, तो वर्ल्ड वाइड दो तरह की इंग्लिश चलती है। एक है ब्रिटिश, जो अंग्रेजों ने बना के दी थी, और दूसरी चलती है अमेरिकन। तो वर्ल्ड वाइड अगर हम देखें दो तरह की इंग्लिश चलती है, ब्रिटिश स्टैंडर्ड वाली इंग्लिश और अमेरिकन स्टैंडर्ड वाली इंग्लिश। क्या फर्क है दोनों में? दोनों में कुछ कुछ डिफरेंसेस होते हैं, ग्रामर में भी कुछ कुछ, वोकैबुलरी में भी डिफरेंसेस हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि COLOR, COLOUR, कलर की कौन सी स्पेलिंग सही है? दोनों सही है। दोनों इसलिए सही है क्योंकि COLOR ये जो है, ये अमेरिकन स्टैंडर्ड है। अमेरिका के अंदर कलर की स्पेलिंग ये होती है, और ब्रिटिश इंग्लिश के अंदर कलर की स्पेलिंग ये होती है। तो जो कंट्रीज ब्रिटिश इंग्लिश को मानते हैं, वहां पर कलर की स्पेलिंग COLOUR होती है, और वो देश मेरे ख्याल से अमेरिका एक दो और होगा ना, जहां पर ये चलता है अमेरिकन स्टैंडर्ड की इंग्लिश चलती है, वहां पर कलर की स्पेलिंग COLOR होती है। गणित को अक्सर लोग प्रोनाउंस करते हैं मैथ्स, कुछ लोग प्रोनाउंस करते हैं मैथ। मैथमेटिक्स अलग हो गया। तो मैथ्स या मैथ, कौन सा ज्यादा सही वर्ड है बोलने के लिए जब बोला जाए तो? दोनों ही सही है। मैथ्स भी सही है और मैथ भी सही है। मैथ्स जो वर्ड है, ये ब्रिटिश इंग्लिश में आता है, और अमेरिका वालों ने अपना ही वर्ड बना लिया मैथ। ऐसे सर और भी हमने कैसे बहुत हैं, फ्लाई ओवर, ओवर ब्रिज, पर बात तो एक ही है। अरे बात एक ही है, लेकिन एक अमेरिकन इंग्लिश का वर्ड है और एक ब्रिटिश इंग्लिश का वर्ड है। ठीक है। तो जब आप मार्केट में देखते हो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, तो वहां पर आपको बताया जाता है कि हम कौन सी इंग्लिश आपको सिखाएंगे, अमेरिकन वाली सिखाएंगे या ब्रिटिश वाली सिखाएंगे। ठीक है, बहरहाल हम इंग्लिश में नहीं जाना चाहते। अब हम इस बात को पाइथन के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। ये बातें समझ में आ गई। अब हम पाइथन के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। पाइथन प्रोग्रामिंग ये भी तो एक लैंग्वेज ही है, पाइथन भी तो एक लैंग्वेज ही है। तो पाइथन लैंग्वेज को सीखने के लिए पाइथन की ग्रामर आनी चाहिए, सेम पैटर्न बिल्कुल। और पाइथन की ग्रामर को सीखने के लिए पाइथन की वोकैबुलरी आनी चाहिए। पाइथन के अंदर जो वर्ड्स दिए गए हैं, हमें उनका मीनिंग पता होना चाहिए। तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो वोकैबुलरी बनाई गई, उस वोकैबुलरी के अंदर कुछ वर्ड्स रखे गए, है ना। जैसे इफ का एक मीनिंग है पाइथन के अंदर, आप इसे बदल नहीं सकते, ना आप कोई नया इस तरह का वर्ड ऐड कर सकते हैं। एल्स, इसका एक मीनिंग है। ट्राई, इसका एक मीनिंग है। एक्सेप्ट, इसका एक मीनिंग है। वाइल, फॉर। तो इस तरह से पाइथन के अंदर एक वोकैबुलरी बनाई गई, जिसके अंदर कुछ वर्ड्स को रख दिया गया, और हर वर्ड का एक मीनिंग है। पाइथन पढ़ने वाले इन वर्ड्स के मीनिंग को मानते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग पाइथन को आगे पढ़ते हैं। आप इन वर्ड्स के मीनिंग को बदल नहीं सकते, आप कोई नया वर्ड बना नहीं सकते। तो यहाँ पर जो नाम दिया गया, वो वोकैबुलरी ना बोलकर क्या दिया गया? कीवर्ड्स। तो पाइथन का जो अगला फंडामेंटल है वो यही है, कीवर्ड। कीवर्ड्स क्या होते हैं? लैंग्वेज प्रोवाइडेड वर्ड्स हैविंग स्पेशल मीनिंग। एज ए प्रोग्रामर वी कैन नॉट मॉडिफाई देयर मीनिंग। तो सब कुछ वही है, कुछ नया नहीं है, सिर्फ नाम उन्होंने वोकैबुलरी की जगह पे क्या रख दिया है? कीवर्ड्स रख दिया। ठीक है। अब नया कीवर्ड ऐड करने का जो राइट है वो किसके पास है? PSF, पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, जो पाइथन को आज मेंटेन करती है। अगला वर्जन जब पाइथन का आएगा, माइट भी उसमें कोई कीवर्ड नया ऐड कर दें, हो सकता है कि हटा दें। तो हटाने वाला तो रेयरली एक्सेप्शनली होता है,
पाइथन जब से बनी है तब से अब तक कीवर्ड्स इन्हें बढ़ाए हैं, सिर्फ एक बार कीवर्ड को हटाया है, बाकी हर वर्जन में कीवर्ड इन्होंने बढ़ाए ही बढ़ाए हैं। तो सर आज पाइथन में कितने कीवर्ड्स हैं? तो आज अगर हम बात करें तो पाइथन में 35 कीवर्ड। आज का मतलब आज का वर्जन जो 3.10 और 3.11 है, इसमें 35 कीवर्ड होते हैं। अगर आप किसी किताब को पढ़ते हैं या किसी इंसान से बात करते हैं, वो ये बोलता है कि नहीं पाइथन में तो 32 कीवर्ड्स होते हैं और मैं साबित कर दूंगा, तो डिबेट नहीं करनी है उससे। वो अपनी जगह सही हो सकता है। कैसे हो सकता है सर? आप तो 35 बता रहे हो, वो बता रहा होगा 3.2 वर्जन पे, 3.1 वर्जन पे, हम पढ़ रहे हैं 3.10 3.11 वर्जन। वो अपनी जगह सही है, हम अपनी जगह सही है। ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है दैट इज कीवर्ड। तो कीवर्ड्स क्या है? लैंग्वेज प्रोवाइडेड वर्ड हैविंग स्पेशल मीनिंग। हम उनको मॉडिफाई नहीं कर सकते, ना हम अपने कीवर्ड को बना सकते। ठीक है। जब भी हमें प्रोग्राम में कोई लॉजिक लगाना होगा, तो उस लॉजिक से रिलेटेड कोई ना कोई कीवर्ड होगा। जैसे मुझे प्रोग्राम बनाना है पास और फेल का, कि मेरा प्रोग्राम नंबर मांगेगा और बताएगा कि आप पास हो गए कि फेल हो गए। तो मैं प्रोग्राम को क्राइटेरिया बता दूंगा कि पासिंग मार्क्स हमारे यहाँ पर 40% के होते हैं। तो आपने जो मार्क्स इनपुट कराए हैं, अगर 40% या उससे ज्यादा होंगे तो प्रोग्राम आउटपुट देगा पास, अदरवाइज प्रोग्राम आउटपुट देगा फेल। तो इस प्रोग्राम को बनाने में मुझे क्राइटेरिया की जरूरत पड़ेगी, वो आपने बता दी 40% का रखा हुआ है। साथ में लैंग्वेज के कुछ कीवर्ड्स की जरूरत पड़ेगी, इफ कीवर्ड और दूसरा एल्स कीवर्ड। क्योंकि इफ और एल्स कीवर्ड का पर्पज यही होता है कंडीशनली कोड को रन करना। पहले कंडीशन चेक करेंगे क्या मार्क्स 40 से ज्यादा है या बराबर है, अगर है तो कोड चलेगा, नहीं है तो दूसरा कोड चलेगा। तो अगर मुझे ऐसा लिखना है तो मुझे क्या करना होगा? इफ एल्स दो कीवर्ड सीखने होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 35 कीवर्ड है इनको पहले सीखना होगा कि कब कौन सा कीवर्ड इस्तेमाल किया जाता है, तब जाके हम अपना खुद से लॉजिक बना पाएंगे। ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा कि सर हमारे दिमाग में तो नहीं आया पहली बार में, क्योंकि हमें पता ही नहीं था। अब हमें पता चल गया है, अब अगली बार से शायद आना शुरू हो जाए दिमाग के अंदर। हमारे हमारे दिमाग को सोचने के लिए इनपुट चाहिए होता है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि इनपुट दोगे नहीं ब्रेन को, अपने वो सोचना शुरू कर देगा। ऐसा ना मैजिक थोड़ी है वो। तो आपको पहले अपने ब्रेन को नॉलेज देनी पड़ेगी कि ये कीवर्ड होता है, इसका पर्पज ये होता है। ठीक है। तो अब अगर मुझे वो सारे कीवर्ड पाइथन में देखने हो तो कैसे देखेंगे? तो अभी तक हम पाइथन के अंदर लाइब्रेरी का एक फंक्शन यूज करते आ रहे हैं जिसका नाम है प्रिंट। आज हम दूसरा फंक्शन यूज करेंगे जिसका नाम है हेल्प। हेल्प फंक्शन जैसा नाम वैसा काम, हमारी मदद करेगा। पाइथन की लाइब्रेरी में जो भी चीजें हैं उनको हमारे सामने लाने में हमारी मदद करेगा। तो हेल्प फंक्शन पाइथन की लाइब्रेरी में जो चीजें बनाई गई हैं उनको अगर आप जानना चाहते हैं तो उसमें आपकी कुछ ना कुछ हेल्प करता है। तो हेल्प फंक्शन में हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर यहाँ पास करेंगे एज ए स्ट्रिंग कीवर्ड। तो ये क्या करेगा? ये एक लाइन का प्रोग्राम जिस पाइथन के वर्जन पे रन कराया जाएगा, उस पाइथन के वर्जन में कितने कीवर्ड्स हैं उनकी लिस्ट लाकर हमें दे देगा। Here is a list of Python keywords। कितने हैं सर? एक दो तीन चार, चार तो कॉलम है। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, तो 4 9 जा 36, और एक यहाँ पर देखो नहीं है लास्ट में। तो 35 कीवर्ड्स हमारे पाइथन में टोटल। अब इन 35 कीवर्ड्स को अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें जो तीन है वो कैपिटलाइज केस में है, और बाकी जितने भी हैं वो सब लोअर केस। तो पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। जो कीवर्ड लोअर केस में दिया गया है जब आप यूज करेंगे तो लोअर केस में यूज करेंगे, और जो अपर केस में दिया गया है उसे अपर केस में यूज करेंगे। यहाँ पर ये हो गया कैपिटलाइज।
तो 3 कीवर्ड कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। अब बाकी के जो हमारे 32 कीवर्ड्स हैं वो लोअर केस के अंदर। तो ये नहीं बोलेंगे कि 3 हमारे अपर केस में, अपर केस, लोअर केस और कैपिटलाइज केस 3 अलग बात होती है। मैं लिखा ABC, ये लोअर केस है, ABC ये अपर केस है, ABC ये कैपिटलाइज केस। लोअर केस का मतलब होता है सारे अल्फाबेट्स लोअर केस में होने चाहिए। अपर केस का मतलब होता है सारे अल्फाबेट्स अपर केस में होने चाहिए, पहला नहीं सारे। और कैपिटलाइज केस का मतलब होता है पहला लेटर अपर केस में होना चाहिए और बाकी के सारे लोअर केस में होने चाहिए। तो जो 3 हैं वो हमारे कैसे हैं, कैपिटलाइज केस में है, और बाकी के हमारे कैसे हैं, लोअर केस। अब सर हमें ये तो समझ में आ गया कि पाइथन में कितने कीवर्ड्स होते हैं। अब ये प्रोग्राम आप जिस भी कंप्यूटर पर चलाएंगे, उस कंप्यूटर में जो पाइथन का वर्जन इंस्टॉल होगा उसके हिसाब से आपका आउटपुट आएगा। ठीक है। अब सर हम ये भी जानने में इंटरेस्टेड हैं कि किस कीवर्ड का क्या मीनिंग होता है। अभी तो आपने सब लिस्ट निकाल कर दिखा दी, अब हमें क्या पता कि किस कीवर्ड पे क्या होता है। तो ये भी हम हेल्प से पता कर सकते हैं। तो एक अलग प्रोग्राम बना लेते हैं और यहाँ लिख दिया मैंने, मान लीजिए इफ। एक एक करके सारे कीवर्ड को आप हेल्प के अंदर लिख कर देख सकते हैं। तो पहले मैंने लिखा इफ, तो इससे क्या होगा, इफ कीवर्ड का पर्पस क्या होता है ये हमें बता दिया जाएगा। अब आपको पढ़ना होगा, जो आंसर आएगा, जो भी आउटपुट आएगा, वो आउटपुट आपको पढ़ना होगा, उसमें आपका टाइम लगेगा। द इफ स्टेटमेंट, द इफ स्टेटमेंट इज यूज फॉर कंडीशनल एग्जीक्यूशन। फिर आगे उसका सिंटैक्स दे दिया, क्या सिंटैक्स है, और बहुत सारे बातें उसके बारे में बता दी। अब आप बोलो सर मैं तो पढ़ूंगा नहीं, तो फिर कैसे होगा, पढ़ना तो पड़ेगा ही। तरीका होना चाहिए हमारे पास कि पढ़ना क्या है, डायरेक्शन होनी चाहिए कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। अब आपको सब कुछ बता देगा, बोलो सर मैं फिर भी नहीं पढ़ूंगा, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। ठीक है। तो अब यहाँ पर मेरा रोल आ जाता है कि आपका टाइम बचाया जाए। मैंने ऑलरेडी ये सब पढ़ रखा है, तो मैं आपको शॉर्ट करके आसान भाषा में समझाता रहूंगा कि इस कीवर्ड से ये होता है, इस कीवर्ड से ये होता है। आपके यहाँ आने का फायदा इतना ही होगा। और अगर कोई यहाँ नहीं आके पढ़ना चाहता, पाइथन खुद से पढ़ना चाहता है, तो खुद से पढ़ सकता है, ऐसे करके पढ़ सकते हो। भाई मुझे भी क्या पता कौन सी चीज पाइथन में क्या होती है, मैंने थोड़ी बनाई पाइथन। जिसने बनाई है उसने यहाँ पे सब दे दिया है, बस पढ़ने वाला चाहिए, जो पढ़ लेगा वो आगे बढ़ गया। पाइथन ही नहीं, हर लैंग्वेज के साथ ऐसा होता है। सी में भी ऐसा ही है, जावा में भी है, पाइथन में भी है, .NET में भी है, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, AI। आप खुद सोचो, जिन लोगों ने ये सारी चीजें बनाई, बाकियों को कैसे बताएंगे तो? कि मैजिक थोड़ी है कि जो मेरे मन में आ रहा है आपके पास पहुंच जाएगा उड़कर। कहीं ना कहीं तो मुझे लिख कर देना होगा ना। यूजर गाइड, यूजर मैनुअल आता है ना हर प्रोडक्ट के साथ, कैसे उसका यूज करा जाएगा, वो हर लैंग्वेज के साथ आता है। बस हम में से 90% लोग पढ़ते नहीं, हम में से 90% लोग पढ़ते नहीं, सिर्फ 10% लोग पढ़ते हैं, वो आगे बढ़ते रहते हैं। चलो, कीवर्ड क्या है ये हमारी समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं। नेक्स्ट टर्म हमारा है यहाँ पर लिटरल। लिटरल क्या होता है, लिटरल एक वैल्यू ही होती है। वैल्यू is also known as, a value is also known as literal। क्या मतलब है इसका, जैसे मैंने कहा कि किसी का नाम है विराट, तो आप उसे स्ट्रिंग में लिखेंगे। किसी की सैलरी है 40,000, तो आप उसे इंटीजर में लिखेंगे। किसी का स्ट्राइक रेट है 205.89, तो आप उसे फ्लोट में लिखोगे। कोई ऐसी चीज है जो 2 ही स्टेट में होती है, नेगेटिव पॉजिटिव, हाँ ना,
तो उसके लिए दो वैल्यू आती है, ट्रू और एक आती है फॉल्स। ट्रू पॉजिटिव एस्पेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, फॉल्स नेगेटिव एस्पेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, डॉट डॉट डॉट। तो सर ये सब क्या है? हमने कहा वैल्यू है, देखो ये स्ट्रिंग वैल्यू है, ये इंटीजर वैल्यू है, ये फ्लोटिंग वैल्यू है, ये दोनों क्या कहलाएंगे? बूलियन। तो अगर कोई भी वैल्यू दो स्टेट में पाई जाती है तो उसको हम लोग साइंटिफिकली क्या बोलते हैं? बूलियन वैल्यू कहते हैं, ट्रू एंड फॉल्स। अब यहाँ पर ये जो वैल्यूज हैं, इन वैल्यूज को ही हम एक फैंसी नाम अगर देना चाहें तो दे सकते हैं, लिटरल। तो मैं क्या बोलूंगा? मेरे पास स्ट्रिंग लिटरल है, मेरे पास इंटीजर लिटरल है, मेरे पास फ्लोटिंग लिटरल है, मेरे पास बूलियन लिटरल। तो लिटरल एक नया फैंसी वर्ड है भाई। हम इस चीज को वैल्यू के नाम से पहले से ही बोलते आ रहे हैं, किसी भी समय से या किसी भी लैंग्वेज में पढ़ा होगा वैल्यू। ठीक है, तो उसमें क्या है, हमने कुछ नहीं, बस इतना ही है। इस शब्द को फेमिलियर होना था, क्योंकि आप जब बुक पढ़ेंगे या कहीं से कोई एग्जाम आएगा, उसमें अगर लिटरल शब्द लिखा मिल जाए तो आपको पता होना चाहिए। तो मैं बस इनके नाम आगे लिख देता हूँ। इसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग लिटरल। इसको हम बोलते हैं इंटीजर लिटरल, इंटीग्रल भी कह देते हैं। इसको बोलते हैं फ्लोटिंग लिटरल। और ये दोनों कहलाते हैं हमारे बूलियन लिटरल। पर और भी है, बस इतनी हमने कहा नहीं और भी है, बट अभी के लिए इतना काफी है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे पाइथन में लिटरल्स के टाइप बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, आगे चलकर और भी मिलेंगे आपको, बट अभी फिलहाल इतने से अपना काम होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे एक पाइथन का बहुत छोटा सा प्रोग्राम बनाना है जो दो नंबर को सम करेगा, जोड़ने वाला काम करेगा, तो हम क्या कर सकते हैं? कोई नंबर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन अगर मैं ऐसे लिख दूं एक्सप्रेशन प्लस, पाइथन में एक सिंबल होता है और इस सिंबल का मीनिंग हमारा क्या होता है? अर्थमेटिक एडिशन करना, अगर ये दो नंबरों के साथ यूज किया जाए। तो जितने भी सिंबल हैं हमारे कीबोर्ड में, हर सिंबल का पाइथन में कोई ना कोई मीनिंग होता है, तो उनको हमें सीखना पड़ेगा। तो जैसे मैंने अभी जस्ट ओवरव्यू दिया कि पाइथन में प्लस सिंबल का मीनिंग होता है अर्थमेटिक एडिशन, अगर ये दो नंबरों के साथ यूज करा जाए तो उनको मैथमेटिकली जोड़ देता है। अब दो नंबर चाहे इंटीजर वाले हों, चाहे एक इंटीजर एक फ्लोट हो, चाहे दोनों फ्लोट हो, वो जोड़ने वाला काम ही करेगा। तो अब जो रिजल्ट आता है, क्या 10 + 20 एज इट इज आएगा, या इसका जो रिजल्ट सम वाला होगा 30 वो प्रिंट होगा? अब बताओ, पहले और दूसरे में क्या डिफरेंस है? पहले वाले का आउटपुट 30 आएगा और दूसरे वाले का आउटपुट एज ए स्ट्रिंग एज इट इज आ जाएगा, उसमें कोई अर्थमेटिक नहीं होती। तो स्ट्रिंग के अंदर अगर मैं कुछ भी लिखूंगा तो उसका कोई मीनिंग नहीं होता है, क्योंकि अब इस बात को बताना जरूरी था। अभी मैंने जस्ट बताया कि प्लस का मतलब अर्थमेटिक एडिशन होता है, फिर आपको सेकंड स्टेटमेंट जब दिखाई दिया तो आपके मन में फिर से आ गया कि सर ने बताया प्लस का मतलब अर्थमेटिक होता है। मैंने करेक्ट किया कि अगर स्ट्रिंग के अंदर डबल कोट्स के अंदर अगर आपने कोई सिंबल यूज करा है उसका कोई मीनिंग नहीं होता है, वो एज इट इज ही प्रिंट हो जाता है, क्योंकि उसमें ना प्लस चलेगा ना माइनस चलेगा ना मल्टीप्लाई चलेगी, वो जो है एज इट इज एक सिंपल
सिंबल माना जाएगा और एज इट इज प्रिंट होगा। ठीक है। अब इस प्रोग्राम को थोड़ा सा मैं एक्सपेंड करना चाहता हूं। कैसे? ये प्रोग्राम बनाकर मान लीजिए मैंने आप सब लोगों को दे दिया। अब आप सब लोग इस प्रोग्राम को रन करा रहे हैं, तो हर किसी को आउटपुट क्या मिलेगा? 30। आप आज कराओ, दोपहर को कराओ, शाम को कराना, 1 महीने बाद कराना, 5 साल बाद कराना, इसका आउटपुट कितना आएगा? 30 आएगा। इमेजिन करो हमारे कंप्यूटर में या बाजार में जो कैलकुलेटर बिकता है, अगर वो भी हमारी तरह सोच रहे होते कि पहले से ही रिजल्ट 30 दिखा देते हैं जब चलेगा कैलकुलेटर, तो फिर इसका यूज कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। तो कोई भी यूजर क्या चाहेगा कि मैं अपने नंबर बताऊंगा, जो मैं बता रहा हूं नंबर उनका एडिशन होना चाहिए, ना कि आप पहले से लिख कर ले आओ अपने नंबर। पहले से लिख कर ले आओगे, आपको क्या पता मैं किन को जोड़ना चाहता हूँ? सोचो, अगर हम सिंपल इंटरेस्ट निकालना चाहते हैं तो प्रिंसिपल पता होना चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता होना चाहिए और टाइम पता होना चाहिए। अब बैंक में डेली सिंपल इंटरेस्ट कंप्यूट करते होंगे वो, उनको अगर मैं ये सॉफ्टवेयर बनाकर दे दूं तो क्या मैं पहले से अपने प्रोग्राम में मान लूंगा ये प्रिंसिपल है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, टेन्योर है? फिर बैंक वाले यूज क्यों करेंगे? उनको तो हर अकाउंट के हिसाब से अलग अलग कैलकुलेट करना होगा। तो सर अब ये बताओ आप कैसे करोगे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन? इस प्रोग्राम में आप नंबर नहीं लिखोगे तो फिर चलेगा कैसे? चल जाएगा ऐसे तो एरर आ जाएगी। बताना तो पड़ेगा ना किनको जोड़ना है। समस्या क्या है? जिन दो नंबरों को जोड़ना है प्रोग्राम लिखते समय नहीं पता। जब प्रोग्राम रन होगा, जब भी रन होगा, जहां भी रन होगा, उस समय इस प्रोग्राम को नंबर बताए जाएंगे। कैसे इस प्रॉब्लम का सलूशन निकाला जाए, हमने कहा चलो कोशिश करते हैं। हमारी लाइफ में ये जो चीजें हैं, ये इसी कॉन्टेक्स्ट में कई बार आई हैं। 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th और आज तक ये कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में मौजूद है। बस मुझे आपको फ्रंट पे लाकर दिखाना है कि ये सारी बातें जो आज आप डिस्कस कर रहे हैं पाइथन में हमारी लाइफ में कहाँ थी, उसको एक बार बस फ्रंट पे लाना है मुझे। इमेजिन करो जब आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ते हैं तो वहां पर, अच्छा एक प्रॉब्लम ही ले लेता हूँ। ये एक इंसान है, माना इसका नाम सोनू है। ये एक दूसरा इंसान है, माना इसका नाम मोनू है। सोनू की एज मोनू की एज का ट्वाइस है। इन दोनों की एज का सम 20 है। बताओ सोनू की एज कितनी है, मोनू की एज कितनी है? दोबारा सुनेंगे। सोनू की एज मोनू की एज का ट्वाइस है। अगर सोनू की एज मोनू की एज का ट्वाइस है, मतलब मोनू की एज अगर 5 साल है तो सोनू 10 साल का है। मोनू अगर 50 साल का है तो सोनू 100 साल का है। तो सोनू की एज मोनू की एज का ट्वाइस, इन दोनों की एज का सम 20 है। अब बताओ इन दोनों की एज क्या है? एक प्रॉब्लम दी गई है, बताओ कैसे करोगे सॉल्व? मैंने अपनी लाइफ में इसको 7th 6th क्लास में इस तरह की प्रॉब्लम देखी थी, आपने भी देखी होंगी। और आज की जनरेशन तो हो सकता है 5वीं 6ठी में देख रही हो। तो आप शुरू कहाँ से करते थे? लेट, माना माना सोनू की एज एक्स है और मोनू की एज वाई है। अब आपने क्या करा? सोनू की एज यानी कि एक्स कितनी है? ट्वाइस ऑफ मोनू की एज, मतलब 2 बाई, यही तो हो गया। फिर आपने क्या बोला? फिर आपने बोला कि इन दोनों की एज का सम, मतलब एक्स प्लस वाई, टोटल कितना है मिलकर? 20। अब ये मैंने दो इक्वेशन बनाई। अब इस इक्वेशन में एक्स की वैल्यू 2 बाई अगर मैं रख दूं तो 2 बाई प्लस वाई इक्वल टू 20, 3 बाई इक्वल टू 20, वाई इक्वल टू 20 डिवाइड बाई 3। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? लगभग 6 पॉइंट समथिंग 33 आ जाएगी। y कौन है? मोनू। तो मोनू की एज कितनी आ गई? 6.33। अब जो मोनू की एज है
इस फार्मूले में रख दी जाए तो सोनू की आ जाएगी। तो सर समस्या का समाधान तो आ गया, जबकि ना तो आपको शुरू में सोनू की एज पता थी ना मोनू की पता थी, फिर भी निकाल दी आपने। कैसे निकाल दी? माना, लेट, ठीक है। तो आप ये मान लेते हो मोनू की एज सोनू की एज, तो सर ऐसा तो हम फिजिक्स केमिस्ट्री सब में मानते आ रहे हैं, फिजिक्स में मान लिया। मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी यू है और एंडिंग वेलोसिटी बी है, फार्मूला पता है यू और बी के बीच का। माना मास एम है, अब हम ई बराबर एम सी स्क्वायर में वैल्यू पुट करके कुछ निकाल सकते हैं। तो सर ये जो खेल है, ये खेल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी चलता आ रहा है। अगर आपने कोई प्रोग्राम बनाना है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और उस प्रॉब्लम में जो इनपुट चाहिए होता है वो इनपुट अभी आपके पास नहीं है, तो आप मान लीजिए, माना ये नंबर एक्स है, माना ये नंबर वाई है, तो आप ऐसे मान लेते हो। हमने कहा क्यों नहीं मानोगे, जब किताबों में कागजों में मान लेते हो तो प्रोग्रामिंग के अंदर भी मान सकते हो। तो माना पहला नंबर एक्स है और माना दूसरा नंबर वाई है। अब जिस चीज को आप प्रोग्रामिंग के अंदर माना हुआ कहते हैं, उसको एक हेडिंग बना दिया गया और उस हेडिंग का नाम क्या रख दिया गया? वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या है? किसी वैल्यू का माना हुआ कॉन्सेप्ट। अगर हमें कोई वैल्यू नहीं पता है तो मान लिया ये वैल्यू ये होगी, और अब हम अपना पूरा प्रोग्राम उस माने हुए के साथ लिख सकते हैं, और उसकी वैल्यू जब प्रोग्राम रन होगा तो रन टाइम पर यूजर से इनपुट अपना करा सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट का नाम क्या आया? वेरिएबल। तो वेरिएबल अगर नहीं होते तो प्रोग्राम आप लिख ही नहीं पाते, क्योंकि 99.99% जो प्रोग्राम बनाए जाते हैं उसमें प्रोग्रामर को प्रोग्राम बनाते समय नहीं पता होता कि किन वैल्यू के साथ ये प्रोग्राम चलेगा, लेकिन प्रोग्रामर फिर भी प्रोग्राम बना लेता है। सोचो, अमेजन, फ्लिपकार्ट, फेसबुक, व्हाट्सएप, जीमेल, इन सब ने एक प्रोग्राम बना रखा होगा लॉगिन चेक करने का। अब लॉगिन चेक करने के लिए पता होना चाहिए क्या चीज किसके बराबर है, पासवर्ड किसके बराबर है। तो जब प्रोग्राम बनाया जा रहा होगा तो इन्हें क्या पता कि आप कौन हो और आप अपना यूजर नेम क्या रखने वाले हो। जिस समय फेसबुक, व्हाट्सएप, जीमेल बनाए गए थे उस समय तो यूजर कोई था ही नहीं। बाद में यूजर आए, उन्होंने अपना अकाउंट बनाया, फिर लॉग इन करा। बट ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम को पता भी नहीं है कि यूजर नेम क्या होगा, तो कंपेयर कैसे करेगा, किसको किससे कंपेयर करेगा। तो माना, क्या मान लिया कि जब यूजर अपना अकाउंट बनाएगा तो उस समय अपना जो यूजर नेम रख रहा है उसको मान लीजिए मैंने U1 मान लिया, और जब लॉगिन करते हुए देगा तो माना वो U2 है। अगर U1 U2 दोनों बराबर हैं मतलब यूजर सही है। ऐसे पासवर्ड मान लिया, यूजर ने अपना अकाउंट बनाया, उस समय पासवर्ड P1 है, और जब वो लॉगिन कर रहा है उस समय पासवर्ड हमने उसका P2 मान लिया। अब U1 U2 के बराबर है, P1 P2 के बराबर, मतलब यूजर सही है, अंदर आने देते हैं उसे। सोचो अगर ये मानने का कॉन्सेप्ट नहीं होता तो ना जीमेल बनता, ना फेसबुक बनती, कुछ नहीं बनता। अब आप सोचो, एटीएम के अंदर अमाउंट विड्रॉ करना, डिपॉजिट करना, बैलेंस चेक करना, ये सब प्रोग्राम लिखे हुए हैं। तो एटीएम का जो प्रोग्राम लिखा है, उन्हें कैसे पता कि आप कितना अमाउंट माइनस करोगे। मान लीजिए किसी के खाते में 1000 रुपए पड़े हुए हैं, अगर इसमें से 200 रुपए विड्रॉ कर लिए जाएं तो विड्रॉ करने का लॉजिक क्या होगा? -200। जब एटीएम के अंदर चलने वाला प्रोग्राम प्रोग्रामर बना रहा होगा तो क्या उसे पता है कि यूजर के खाते में कितना पड़ा हुआ है और वो कितना विड्रॉ करेगा? फिर भी वो माइनस कर गया होगा प्रोग्राम बनाते समय। माना यूजर का जो अवेलेबल बैलेंस है उसका नाम कर दिया बैलेंस, माइनस जो विड्रॉ करेगा वो हो गया मान लो एक अमाउंट, एएमटी वेरिएबल कर दिया। तो बैलेंस माइनस एएमटी, जो यूजर लॉगिन करेगा, अपना कार्ड इंसर्ट करेगा, उसका बैलेंस यहाँ पर रख दिया जाएगा, और जो वो इनपुट करेगा इतना अमाउंट निकालना है वो यहाँ पर रख दिया जाएगा, और फार्मूला इस पे चलेगा। तो अगर वेरिएबल का कॉन्सेप्ट नहीं होता तो प्रोग्रामिंग बढ़ी नहीं पाती बहुत आगे। तो वेरिएबल, अब अगर हम
डिफाइन करने की कोशिश करें तो डिफाइन कैसे कर सकते हैं, समझ में तो आ गया कि वेरिएबल का यूज कब करना होता है, क्यों वेरिएबल पढ़े, जब प्रोग्राम में हमें वैल्यूज नहीं पता हो बट हमें फिर भी प्रोग्राम बनाना हो और वो वैल्यूज प्रोग्राम में रन टाइम पर बाद में आएंगी, तो हम क्या कर सकते हैं, पूरे प्रोग्राम को वेरिएबल के साथ अपना बना सकते हैं। डेफिनेशन, ये तो नीड वाली बात आ गई कि वेरिएबल की नीड क्या है, क्यों पढ़े वेरिएबल, लेकिन डेफिनेशन कोई पूछेगा तो क्या होगी, आप खुद सोचो। आपने एक्स लिखा, वाई लिखा, तो एक प्रोग्राम में कितने वेरिएबल बनाए जा सकते हैं, जितने चाहे उतने बना लो। प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखकर बताना पड़ेगा ना, कि सोनू हुआ के मोनू हुआ, साथ में हो सकता है चिंटू भी होता, तो 3 बनाने पड़ते वेरिएबल, 2 ही है तो 2 ही बनाए मैंने। तो ये तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट पर डिपेंड करेगा कि कितने वेरिएबल बनाने हैं। तो वेरिएबल क्या हो गया, अगर डिफाइन करें तो ए वेरिएबल इज ए नेम गिवन टू ए, बताओ इसमें क्या गलत लिखा हुआ है। अब ये डेफिनेशन किसी किताब में मिले ना मिले उससे क्या फर्क पड़ता है, ये जो लिखा है इसमें क्या गलत है, सबसे आसान डेफिनेशन वेरिएबल की है। वेरिएबल क्या एक नाम ही तो है, किसके लिए दिया है, एक वैल्यू के लिए दिया है। वैल्यू 10 थी, हमें पता ही नहीं है वो 10 है, हमने उसको एक नाम दे दिया, माना वो है एक्स। ठीक है, तो वेरिएबल क्या है, ए वेरिएबल इज ए नेम गिवन टू ए वैल्यू। ठीक है, तो अब कॉन्सेप्ट क्या है समझ में आ गया। ठीक है, क्यों पढ़े वेरिएबल, 2 आंसर दिए मैंने इसके, वाई, पहला आंसर आ गया जो अभी जस्ट आपने देखा, टू वर्क विथ रन टाइम वैल्यू, वो वैल्यूज जो रन टाइम पर आएंगी, है ना, उन वैल्यूज के साथ काम करने के लिए क्या करते हैं, वेरिएबल्स का यूज करते हैं। ठीक है, ये तो सर अभी आपने समझा भी दिया, समझ में आ गई क्या। एक दूसरी वजह भी होती है वेरिएबल पढ़ने की, दूसरी वजह में ये पहले से ही क्लियर कर दिया जाता है कि वैल्यू आप जानते हैं, प्रोग्राम में वैल्यू आप जानते हैं, रन टाइम पर यूजर से नहीं आ रही है, फिर भी आप वेरिएबल यूज कर रहे होंगे, क्यों कर रहे होंगे, मैं कोशिश करता हूँ समझाने। मान लीजिए किसी को अपनी एज प्रिंट करनी है, माना मैंने अपनी एज प्रिंट कर दी 40, और मैं इस प्रोग्राम को आगे लिखता हूं तो कई बार बीच बीच में मुझे अपनी एज को प्रिंट करना है, तो मैंने बार बार 40 लिखकर रन कर दिया प्रोग्राम। अब मान लीजिए कल को मेरी एज बदलेगी, बिल्कुल बदलेगी, ये प्रोग्राम तो आज बन गया, कल भी चलेगा, परसों भी चलेगा, 5 साल बाद भी चलेगा, 10 साल बाद भी चलेगा। ऐसा तो नहीं है ना कि ये प्रोग्राम आज बनाया तो कल फिर दोबारा बनाना पड़ेगा, ऐसे तो फेसबुक रोज बनेगी, फिर व्हाट्सएप रोज बनेगा, ऐसे तो थोड़ा ना होता है। एक बार सॉफ्टवेयर बन गया वो लॉन्ग लाइफ हो गया, वो तो परमानेंट हो गया आपका। ठीक है, तो अब लेकिन जिस एज को आप इस प्रोग्राम में आज 2022 में दिखा रहे हो, वो एज समय के साथ बदलेगी, तो प्रोग्राम में बदलाव करने पड़ेंगे। अब अभी तो प्रोग्राम बहुत छोटा है, 5 लाइन का ही है, अगर ये प्रोग्राम 5000 लाइन का होता और उसमें और भी चीजें लिखी होती, सिर्फ एज ही नहीं है और भी चीजें लिखी होती, तो अब फ्यूचर में कभी एज को बदलना होगा प्रोग्राम में जाके, तो पहले ढूंढो वो स्टेटमेंट्स कौन कौन से हैं जहां पर आपने एज की वैल्यू क्या लिखी थी, 40 लिखी थी, और फिर जा जाके क्या करोगे, हर जगह चेंज करके आओगे। सर ये तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाएगा, ऐसे अगर करेंगे तो हमने कहा करना पड़ेगा, और ऐसा एक बार नहीं अगले साल फिर करना पड़ेगा, ये तो हर साल बढ़ेगी age। तो सर कोई और सॉल्यूशन नहीं, हमने कहा सॉल्यूशन बहुत है इसके। एक सॉल्यूशन का नाम क्या है, वेरिएबल। आप क्या करें, आपकी जो वैल्यू है 40 या 50 जो, उसको एक नाम दे दो, मतलब एक वेरिएबल में स्टोर कर लो। मैंने क्या करा, एक वेरिएबल बना दिया मान लीजिए ए नाम से, जिसकी वैल्यू मैंने क्या दे दी, 40। अगर किसी वेरिएबल में एक वैल्यू को स्टोर करना हो पाइथन के अंदर, तो सिंटैक्स में लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल का नाम आता है, फिर असाइनमेंट सिंबल आता है, और वो वैल्यू जो वेरिएबल में रखनी है वो आती है।
अब उसके बाद जब भी वैल्यू को यूज करना है, वैल्यू की जगह पे क्या लिखोगे, उसका नाम, मतलब उसका वेरिएबल का नाम लिखोगे। अब मान लीजिए मुझसे कहा गया सर बदल दो, तो मुझे एक जगह चेंज करना है, सब जगह अपने आप चेंज होगा। तो पूरे प्रोग्राम में जहां भी मैंने ए वेरिएबल लगा रखा होगा, अब उसकी जगह वैल्यू क्या हो जाएगी, 41 हो जाएगी। अगर मैं इस वैल्यू को एक नाम नहीं देता, तो मैन्युअली जाकर हर स्टेटमेंट में अलग अलग बदलना ही पड़ता मुझे, बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा। तो वेरिएबल का दूसरा फायदा, वैल्यू पता है मुझे, वैल्यू जबकि मुझे पता है पहले ही प्रोग्राम में, ठीक है। तो दूसरा फायदा क्या है वेरिएबल का, अगर एक ही वैल्यू को आप मल्टीपल टाइम्स प्रोग्राम में यूज करते हैं, तो बेटर वे होता है कि पहले उस वैल्यू को संभाल कर एक वेरिएबल में रख लेते हैं, फिर उस वेरिएबल के थ्रू जितनी बार यूज करना है करते रहेंगे। फायदा अभी नहीं है, फायदा आपको फ्यूचर में मिलेगा, कि जब आप कभी सोचेंगे कि वेरिएबल की वैल्यू अब मुझे बदलनी है, तो बस एक जगह बदलनी होगी, और पूरे प्रोग्राम में जहां जहां वो वेरिएबल यूज हो रहा है अपने आप वहां पर वो बदल जाएगी, ठीक है। टू वर्क विद रन टाइम वैल्यू, if a value is used multiple times तो अगर कोई वैल्यू मल्टीपल टाइम्स प्रोग्राम में यूज हो रही है, तो आप उसे वेरिएबल के थ्रू मैनेज करें, रादर देन डायरेक्टली मैनेज करें। वेरिएबल की डेफिनेशन क्या है, ये आ गई। वेरिएबल क्यों पढ़ते हैं, ये दो बातें समझ में आ गई। अब सिंटैक्स, वेरिएबल का सिंटैक्स क्या होगा, प्रोग्राम में ऐसा क्या लिखें कि वेरिएबल बन जाए। तो उसके लिए क्या बताया गया, वेरिएबल का एक नाम होगा, और इसको जो वैल्यू देनी है अगर पता है तो दे दो अभी, और अगर नहीं पता है तो यहाँ पर एक ऐसा लॉजिक लिखो जो रन टाइम पर लेकर आता हूँ, ठीक है। यहाँ पर अभी मैं क्या लिख देता हूँ, सीधे सीधे वैल्यू या एक्सप्रेशन। अगर पता है वैल्यू तो अभी लिख दो, नहीं पता है तो जैसे स्कैनफ होता है सी में, उस तरह से कुछ पाइथन में भी होता होगा, जो यूजर से इनपुट लाता होगा वो कोड लिखो फिर इक्वल टू, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा पाइथन में वेरिएबल को डिफाइन करने का सिंटैक्स हो जाता है। अगर हम सी या जावा लैंग्वेज में हो रहे होते तो इसमें एक चीज और ऐड कर रहे होते, डेटा टाइप। पाइथन में वेरिएबल का नाम जब लिखा जाता है तो उसके पहले डेटा टाइप नहीं लिखना होता है, जबकि सी में, जावा में, डॉट नेट में जब वेरिएबल को लिखा जाता है तो उसके पहले क्या लिखा जाता है, उसका डेटा टाइप लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले बताने की जरूरत नहीं है कि कैसे किया जाए। अब एक प्रोग्राम में जीरो से समझते हैं वेरिएबल का इम्प्लीमेंटेशन। मान लीजिए मैं एक वेरिएबल बनाना चाहता हूँ जिसमें आप अपनी एज को स्टोर करेंगे, लेट अस सपोज। तो उसका नाम क्या रखें, वेरिएबल का नाम क्या रखें, एज की वैल्यू मान लीजिए 40 है, तो इस वेरिएबल का नाम क्या रखें। तो अकॉर्डिंग टू रूल वेरिएबल का नाम क्या क्या हो सकता है, वेरिएबल का नाम अल्फाबेट्स से मिलकर बनता है। अल्फाबेट्स ए टू जेड छोटे वाले, ए टू जेड बड़े वाले। तो 52 अल्फाबेट्स हैं, उनमें से कोई भी यूज कर लो वेरिएबल का नाम देने में। वेरिएबल के नाम में अल्फाबेट्स के अलावा अंडरस्कोर अलाउड है और डिजिट अलाउड है, बस इसके अलावा कुछ और अलाउड नहीं। किसी भी वेरिएबल का नाम अल्फाबेट्स से मिलकर बनता है, या अंडरस्कोर हो सकता है उसमें, या डिजिट हो सकती है, इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता। तो आप अपना ज्यादा फोकस रखिए कि वेरिएबल का नाम अल्फाबेट होता है। याद करने का आसान ट्रिक है, किसी भी इंसान का नाम क्या हो सकता है, किसी भी इंसान के नाम में क्या क्या हो सकता है, अल्फाबेटी तो होंगे, सोनू, मोनू, अजय, विजय, चिंटू, पिंटू, अल्फाबेटी तो है। आप किसी इंसान के नाम में अंडरस्कोर भी नहीं देखेंगे, इंसानों की बात कर रहा हूँ, डिजिट भी नहीं देखेंगे। बट प्रोग्रामिंग में ये दोनों चीजें भी अलाउड है।
तो आप अपना ज्यादा फोकस कहाँ रखिए कि वेरिएबल का नाम अल्फाबेट से मिलकर ही बनता है। ठीक है, कितने अल्फाबेट होने चाहिए? सोनू, सोनू में 4 हैं, SONU। ठीक है, तो पाइथन ने कहा हमारे यहाँ मिनिमम 1 करेक्टर होना चाहिए, मैक्सिमम कितने भी हो सकते। वेरिएबल का नाम जब लोगे तो कम से कम 1 करेक्टर तो लिखोगे। मैक्सिमम कितने लिख सकते हो, कोई लिमिट नहीं हो। सी में 40 की होती है ना, पाइथन में कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या करा, वेरिएबल का नाम एक्स रख लिया। अब सर पहली बार जब पढ़ते हैं तो 100 में 90 लोग वेरिएबल का नाम एक्स रख लेते हैं। एक्स क्यों रखा, कुछ और रख ले। तो हमने कहा ये वही बात दिमाग में आ गई जो गणित में पड़ी थी। भाभी तो आपने एक्स माना था, माना सोनू की एज एक्स है, मानू की एज वाई है। वहां नहीं पूछा आपने गणित वालों से कि ए और बी क्यों नहीं मान रहे, कि सोनू की एज ए है और मानू की एज बी है। वहां पर एक्स वाई माना तो मान गए आप, तो चलो ठीक है मान लो। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में पता नहीं कितनी बार एक्स माना है वहां पर उन्होंने। सर ये एक्स ही क्यों आता है दिमाग में, ए और बी क्यों नहीं आता दिमाग में? कहीं से तो ये ट्रेडिशन शुरू हुआ होगा। चलो हमने वहीं से मान लिया, इसलिए एक्स मानते हैं वेरिएबल हम, जब कुछ समझ में ना आए तो। आ रहा है तो जो आ रहा है वो मानो, नहीं आ रहा है तो लो एक्स ले। तो गणित से ये कॉन्सेप्ट निकला कि जब गणित में कोई चीज नहीं पता होती थी तो उसे क्या मान लेते थे, एक्स। और जब दूसरा कुछ मानना हो तो क्या मानते थे फिर, वाई। फिर तीसरा मानना हो तो जेड मान लेते थे। उसके आगे सोचा ही नहीं कभी। इतने से अपनी गणित निपट गई थी। तो सर ये कहाँ से आया, ये आया डायमेंशन से। एक्स डायमेंशन, वाई डायमेंशन, गणित है ना। तो गणित में एक्स डायमेंशन, वाई डायमेंशन और जेड डायमेंशन इतनी तो होती है, होती तो बहुत सारी है। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट एक्स वाई जेड का निकला था, क्योंकि एक्स वाई जेड क्या मानते थे हम लोग गणित के अंदर, डायमेंशन मानते थे। वही चीज प्रोग्राम में चलती आ रही है, चलती आ रही है, चलती आ रही है। कौन बदले, कोई नहीं बदला, मत बदलो, इसमें जाता क्या है, मानना तो कुछ ना कुछ है ही, मानते आ रहे हैं। बेस्ट प्रैक्टिस क्या है? बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप अपने वेरिएबल का नाम ऐसा रखें जिससे कि इजीली आप आइडेंटिफाई कर पाए कि इस वेरिएबल में क्या हो सकता है। अब x इक्वल टू 40 से नहीं पता चल रहा है कि आप 40 एक एज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर। तो किसी ने क्या बोला, ए रख लो, ए फॉर एज। हमने कहा पहले से तो ठीक है, ए फॉर एज दिख रहा है, लेकिन सर ए नाम तो और बहुत सारे हो सकते हैं। ए फॉर एप्पल भी होता है, ए फॉर एंड्रॉयड भी होता है, ए माने तो बहुत चीज होती है। तो फिर अब ये कैसे होगा हमारा? तो दूसरा सजेशन क्या आया, दूसरा सजेशन आया कि आप क्या कर सकते हैं, बैरल का नाम वही दे दो ना जिस चीज को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब ज्यादा बढ़िया है। और हाईली जो रिकमेंडेड एक अप्रोच होती है वो यही होती है कि बैरल का नाम IJK XYZ ABC नहीं रखने चाहिए। उनका नाम वो रखो जिस वैल्यू को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो 40 क्या था, आपको पता तो होगा ही ना, आपके दिमाग में तो होगा ना 40 क्या है। किसी ने बोला नहीं मेरे तो मार्क्स है ये, तो बैरल का नाम मार्क्स रखो, फिर एज क्यों रख रहे हो? कोई बोला नहीं मेरा तो वेट है, तो इसका नाम वेट रखो, कुछ ऐसा रखो। तो इस तरह से वेरिएबल का नाम रीडेबल होना चाहिए। और ये क्यों होना चाहिए, कि कल को ये प्रोग्राम कोई दूसरा पढ़ेगा तो उसको क्या पता आपके दिमाग में क्या चल रहा था। लेकिन वेरिएबल का नाम अगर सही लिखा होगा तो वो समझ जाएगा, अच्छा ये करना चाह रहा है। दूसरा छोड़ो, अपने लिखा प्रोग्राम 2-4 घंटे बाद, 2-4 दिन बाद पढ़ने जाओगे तो खुद ही समझ नहीं आएगा क्या लिखा था मैंने। दूसरों की बात ही छोड़ दो। ठीक है, तो अब हमने कर दिया एज, एज की वैल्यू 40। अब अगर इस वैल्यू को मुझे प्रोग्राम में प्रिंट कराना होता तो अब तक मैं ऐसे करा था, लेकिन अगर वेरिएबल है तो वेरिएबल का नाम लिखूंगा। जब मैं नाम लिखता हूं तो फिर से मेरे मन में दो बातें आ जाती हैं, ऐसे लिखूं कि ऐसे लिखूं। तो जब आप सेकंड वाले वे से लिखेंगे तो इसको वेरिएबल नहीं माना जाएगा, फिर वो स्ट्रिंग मानी जाएगी। और पहला वाला जो तरीका यूज करा है जिसमें डबल कोट्स आपने नहीं लगाए हैं, अब ये स्ट्रिंग नहीं, अब ये वेरिएबल माना जाएगा। अगर वेरिएबल माना जाएगा तो एक रूल और आएगा कि वेरिएबल फिर प्रोग्राम में डिफाइन होना चाहिए इस लाइन से पहले, बाद में नहीं।
बाद में नहीं, पहले। पाइथन के प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन सीक्वेंशियली टॉप टू बॉटम होता है। तो कोई वेरिएबल जिस लाइन पर यूज हो रहा है, मेक श्योर उससे पहले वो कहीं ना कहीं डिफाइन हो गया हो। आगे के प्रोग्राम हो रहा है नहीं हो रहा है, अभी तक वहां तक बात ही नहीं पहुंची है। तो अब एज वेरिएबल मिल गया और इसकी वैल्यू जो भी है प्रिंट हो जाएगी। और यहाँ पर एज वेरिएबल नहीं, यहाँ पे स्ट्रिंग है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे अपने दोस्त की एज भी दिखानी है। मेरा फ्रेंड है, उसकी एज भी है, वो 38 का है। 38 दिखाना है। क्या है ये? मैंने कहा ये भी एज है। अब प्रोग्रामर फंस गया, इसका नाम क्या दूं वेरिएबल का, क्योंकि कायदे से इसका नाम भी एज होना चाहिए। लेकिन ऑलरेडी मैं एक एज नाम का वेरिएबल किसी को दे चुका हूँ, उसमें भी किसी की एज ही रखी हुई है और इसमें भी किसी की एज रखनी। सोचो एक क्लास में 50 स्टूडेंट पढ़ते हैं, सबकी एज प्रोग्राम में मुझे स्टोर करनी हो, तो है तो सबकी एज 50, वैल्यू फिर भी अलग अलग हो गई। तो 50 एज वेरिएबल कहाँ से ले आओगे? तो उस वे में अगर आप कोड बना रहे हो तो आपको अलाउ किया गया न्यूमेरिक वैल्यू। इसका नाम क्या रख दो, एज 1। इसका नाम क्या रख दो, एज 2। इसका रख दो एज 3। तो इस तरह से अब आप कितने वेरिएबल बनाओ, सबका साइंस एज का ही आ रहा है, रीडेबिलिटी बेटर है अभी भी। इसलिए न्यूमेरिक जो डिजिट हैं वो वेरिएबल के नाम में अलाउ करी गई, ताकि अगर एक जैसी कई वैल्यू को प्रोग्राम में दिखाना पड़ जाए जो सब एक ही चीजों को हमारा रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो वेरिएबल का नाम कहाँ से लाओगे? अलग अलग नाम दोगे तो रीडेबिलिटी पुअर हो जाएगी। इसीलिए न्यूमेरिक डेटा यूज कर सकते हो, एज 1, एज 2, एज 3, एज 4, एज 5, एज 6 कर सकते हो। ठीक है, कोई इशू ना, कोई इशू नहीं। तो अब अगर आप एज 2 को प्रिंट कराएंगे तो इसकी वैल्यू प्रिंट होगी, एज 1 को प्रिंट कराएंगे एज 1 की वैल्यू प्रिंट होगी। इस तरह से जितनी चाहे उतनी वैल्यूज आप प्रोग्राम में दिखा सकते हैं एक जैसी, और वेरिएबल के नाम को सिमिलर वे में मैनेज कर सकते हैं। अब जब आप वेरिएबल के नाम में डिजिट लगाते हैं तो एक रूल का और ध्यान रखते हैं कि आपके मन में ऐसा आ सकता है कि अगली बार मैं ऐसे लिखूंगा, क्योंकि आपने तो कहा था, आपने शुरू में लगा दिया, इस बार एरर आ जाएगी। वेरिएबल के नाम में डिजिट अलाउड है बट नॉट एज ए फर्स्ट करेक्टर। फर्स्ट करेक्टर अल्फाबेट होना चाहिए, उसके बाद डिजिट आ सकती है कहीं पर भी, सारी डिजिट हो सकती है, फर्क नहीं पड़ता। तो वेरिएबल का नाम क्या दे सकते हो, उसके कुछ रूल्स हैं। उनमें से पहला रूल समझ में आ गया, वेरिएबल के नाम में डिजिट अलाउड है बट नॉट एज ए फर्स्ट करेक्टर। फर्स्ट प्लेस पर हमारा अल्फाबेट होना चाहिए। दूसरा रूल, वेरिएबल का नाम कीवर्ड नहीं होना चाहिए। आपने कहा कि मैं वेरिएबल बनाऊंगा इसका नाम इफ रखूंगा, एरर आ जाएगी। तो वेरिएबल का नाम कीवर्ड नहीं होना चाहिए। पहला रूल था वेरिएबल का नाम डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। दूसरा रूल था वेरिएबल का नाम कीवर्ड नहीं होना चाहिए। अच्छा, मान लीजिए किसी को अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, तो उसने रीडेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए वेरिएबल का नाम लिख दिया डेट ऑफ बर्थ, मान लीजिए 1990। देखो, हमें और आपको लाइन नंबर 8 पे जो वेरिएबल है उसको पढ़ने में टाइम कम इसलिए लग रहा है क्योंकि हमें कॉन्टेक्स्ट पता है क्या चल रहा है। अभी क्लास में अचानक से कोई नया स्टूडेंट एंटर कर जाए और उससे मैं कहूँ लाइन नंबर 8 पढ़ो, और मैं आप लोगों से कहूँ लाइन नंबर 8 पढ़ो, तो आप जल्दी पढ़ लोगे। जो अभी नया आया होगा वो ज्यादा टाइम लेगा। वो टाइम इतना नहीं होगा कि एक आध घंटा हो गया, सेकंड का भी कोई हिस्सा होगा, बस इतना ही जल्दी और स्लो होगा। क्यों? क्योंकि वर्ड काफी बड़ा हो गया, एक साथ आंखों में स्कैन होने में दिक्कत हो रही है। तो आपके मन में क्या आएगा, स्पेस लगा देते हैं। तो जब भी मन में कुछ आए तो पहले पाइथन से पूछ लेना है कि सिंटैक्स में ये अलाउड है कि नहीं अलाउड है।
तो पाइथन ने मना कर दिया कि वेरिएबल के नाम में स्पेस अलाउड नहीं होता। तो अगर वेरिएबल का नाम हम 10 12 15 20 करेक्टर का लिखेंगे तो हम तो कभी लिखेंगे ही नहीं, क्योंकि रीडेबिलिटी बहुत खराब हो रही होगी। इतना बड़ा नाम, बीच में कोई गैप नहीं, समझ ही नहीं आएगा क्या लिखा हुआ है अपने। तो फिर इस सिचुएशन को डील करने के लिए पाइथन ने कहा चलो अंडरस्कोर लगा लो। अंडरस्कोर स्पेस जैसा फील दे रहा है लेकिन स्पेस नहीं है। अब ये सही है। तो जब वेरिएबल का नाम काफी बड़ा हो जाए तो आप अंडरस्कोर का सहारा लें रीडेबिलिटी को बेटर करने के लिए, इसलिए अंडरस्कोर अलाउड होता है पाइथन के अंदर। अंडरस्कोर के साथ ये भी रखा गया कि वो शुरू में भी आ सकता है। अगर आप शुरू में भी अंडरस्कोर लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। तो वेरिएबल का नाम पाइथन में या तो अल्फाबेट से स्टार्ट होगा या अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा, कोई तीसरा करेक्टर नहीं है जहां से शुरू हो सकता है। उसके अलावा पूरा वेरिएबल के नाम में अल्फाबेट्स आते हैं, डिजिट्स आती हैं और अंडरस्कोर। इसके अलावा चौथा कोई चीज नहीं आ सकती वेरिएबल के नाम में। डॉलर, एट सिंबल, कॉमा, एक्सक्लेमेशन मार्क, %, कोई भी सिंबल अलाउड नहीं है। कोई भी सिंबल लगाते ही एरर आ जाएगी। ठीक है। तो इस तरह से वेरिएबल का नाम देने का पाइथन में कॉन्सेप्ट आया। ठीक है। मोस्टली लैंग्वेज में यही होता है, एक दो रूल प्लस माइनस होगा बस। बाकी आप मान के चलो कि आपने लगभग सारी लैंग्वेज में वेरिएबल बनाने का रूल पढ़ लिया। जावा में भी लगभग ऐसा ही है, सी में भी लगभग ऐसा ही है, पाइथन में भी यही है और आने वाली लैंग्वेज में शायद यही हो। क्यों बदलेंगे, उसमें है क्या ऐसा जो बदलें? बदल कर वो क्या नया कर देंगे? तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसा नहीं होता मेरा तेरा, वो कहते हैं ठीक है आपके जो सही था हमने वही ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि पढ़ने वाला वही है ना, जो कल को इसका पढ़ रहा था वही मेरी लैंग्वेज पढ़ेगा, उसको दिक्कत नहीं होगी, सब कुछ नया कर देंगे। तो अब 2025 में एक नई लैंग्वेज आ जाए, वो कुछ नया रूल बना दे बैरल बनाने का, तो दिक्कत तो हम और आपको होगी ना फिर। तो वो क्यों करेगा ऐसा कुछ? चलिए, आज इतना ही, कल मिलेंगे, कल इसका